नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 इस वक्त हमारे देश में किस स्थिति में है या हम किस स्थिति में है और दुनिया की हालत अभी क्या है। अगर दुनिया में पहले एक बार नजर डालते हैं, हम देखेंगे कि 5.6 बिलियन के लगभग, मतलब कि 56 लाख लोग इस वक्त कोविड-19 के शिकार हैं दुनिया में। और अगर हम देखें किस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे दूसरी जगहों पे इस वक्त इसकी बढ़त काफी है। एक बार नजर डालते हैं चार्ट्स जो हम आपको दिखाते हैं उसके ऊपर। इफ यू कैन सी द चार्ट्स, हम इसको लॉग चार्ट के रूप में दिखाते हैं। इसका मतलब संख्या, कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं या नहीं, वो लॉग में है और डेज जो है नॉर्मल चार्ट की तरह है। इसका फायदा ये है कि जब दूसरे देशों की रफ्तार देखते हैं तो हमें काफी बड़े संख्या को एक साथ देख सकते हैं और उसमें कोई परिवर्तन अगर है तो वो भी ज्यादा साफ होता है। तो देखिए, जैसे वर्ल्डोमीटर की चार्ट आपको ले जाते हैं, ये जैसे दिखाते हैं, ये आपके लॉग स्केल पे नहीं है, ये नॉर्मल स्केल है। देखेंगे कि सडनली एक इस तरह से बढ़ोतरी नजर आती है और इस पे जो छोटे मोटे परिवर्तन है जो पहले की स्थिति थी वो समझ में नहीं आते हैं। जब लॉग स्केल में देखेंगे तब पता चलता है कि कितनी रफ्तार से पहले बढ़ी, इसके बाद स्लो डाउन किया, चीन का जब कंट्रोल आया तब, और फिर जैसे बढ़ना शुरू हुआ, जैसे इटली में, फ्रांस में, तो कैसे दुनिया की संख्या बढ़ी और इस वक्त हम कहाँ पर है। तो ये लॉग स्केल में हम जो दिखाते हैं, इसीलिए दिखाते हैं कि काफी मात्रा जो बढ़ोतरी है उसमें फर्क क्या है, द डिफरेंसेस ऑफ हाउ इट हैज बीन डेवलपिंग, हाउ द नंबर्स आर इंक्रीजिंग and how it is actually dropping or not dropping, ये ज्यादा साफ होता है। It's more clear if it's a log scale because you can see the rise of the numbers very fast initially and then the flattening as almost all the countries are showing. तो इसमें और एक चीज हम जो करते हैं, सबको, सब देशों को, क्योंकि अलग अलग वक्त पे वहां पर इस एपिडेमिक का फैलाव शुरू हुआ है, तो सबको 100 इन्फेक्टेड होने के बाद किस रफ्तार से बढ़े हैं वो दिखाते हैं। हाउ कंट्रीज हैव डेवलप्ड इफ वी कंपेयर देम टू ईच अदर आफ्टर 100 पेशेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड, सो वी एडजस्ट द डेज बाय सुपरइम्पोजिंग एज इफ दे हैव ऑल स्टार्टेड ऑन द सेम डे। इसका मतलब है कि उसको हम इस नजरिए से देखते हैं कि सब शायद एक ही दिन पे शुरू हुए थे, जबकि हम जानते हैं एक दूसरे में दिनों की काफी फर्क है। तो इससे एक नजर में हम ये भी बता पाएंगे कि कौन सा देश कितना अच्छा इसको कंट्रोल कर पाया, कैसे नहीं कंट्रोल कर पाया। अगर अमेरिका की रफ्तार देखें, अब देखेंगे 86 दिन से वो 100 विक्टिम्स जो थे उससे 86 दिन गुजर चुका है। अभी उनके करीब 17 लाख पेशेंट्स वहां पर मौजूद है और अगर 9 लाख देखना है तो आप देखेंगे करीब 54 दिन के लगभग 9 लाख के ऊपर वो पहुंचे थे। इसका मतलब है कि ये पिछले 30 दिन में उनका संख्या डबल हुआ है। इसका मतलब पहले से काफी बेहतर है। पहले तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में इनकी डबलिंग संख्या हो रही थी, अब तो 30 दिन पे पहुंच चुके हैं, मतलब पहले से काफी बेहतर स्थिति में है। पर अभी भी अगर हम नजर डालें तो देखेंगे हर रोज उनका संख्या, उनका जो नए इन्फेक्टेड हो रहे उनका संख्या काफी है। अब देखिए, एक नजर डालते हैं यहाँ पर कौन से देश कहाँ पर है उसकी तालिका है। उसमें देखेंगे पिछले दिन 24 घंटे में करीब 20,000 लोग अमेरिका में भी नए इन्फेक्शंस में निकल आए हैं। तो इसका मतलब रफ्तार घटा है पर संख्या अभी भी जारी है। अब आते जैसे इटली के संख्या देखें, क्योंकि इटली
इन देशों में सबसे आगे था, सबसे पहले यहाँ शुरू हुआ था इसका इन्फेक्शन, तो देखेंगे इनकी रफ्तार काफी फ्लैट है और उसमें बढ़ोतरी खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इटली इस वक्त अपने इन्फेक्शन पे काबू पा लिया है। और देखें दूसरे जो देश है इस वक्त, रशिया, उसकी संख्या बढ़ रही थी तेजी से, पर इस वक्त लगता है फ्लैटन होने के निगाह में उस रास्ते पे है। ब्राजील जो काफी चर्चा में है, इस वक्त दूसरे स्थान में है दुनिया में। ब्राजील का संख्या अगर आप देखें तो देखेंगे कि इस वक्त ब्राजील में जिस रफ्तार से पहले बढ़ रहे थे उसी रफ्तार से अभी भी बढ़ रहा है ब्राजील, और वहां पर संख्या करीब 4 लाख का पास पहुंच गया। आइए देखते हैं हिंदुस्तान के ऊपर एक नजर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखेंगे जो सरकार भी अभी कह रही है कि हमारे संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि हम इस वक्त इस बीमारी के महामारी के ऊपर काबू नहीं पाए हैं। We are not in control of the epidemic. The numbers right now are still rising, and they're rising almost at the same rate for the last almost 20-25 days. Our doubling rate at the moment is something between 12 to 14 days. 12-14 दिन के अंदर हमारी डबलिंग हो रही है संख्या की। इसका मतलब कि हिंदुस्तान में अभी भी हम कोविड-19 के जो महामारी चल रही है उस पर हम काबू नहीं पा लिए हैं, ये हमारे सामने है। और हिंदुस्तान इस वक्त 10वां स्थान पे है दुनिया में सबसे इन्फेक्टेड में। पर वो चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि नए इन्फेक्शन जो निकल रहे हैं, अगर हम देखें कि नए जो बीमार हो रहे हैं उनके यहाँ उनमें हमारी तालिका में किस स्थान पे हम हैं, तो हम देखेंगे हमारा 4था स्थान है। इसका मतलब जो नए पिछले 24 घंटे में जो बीमार हो चुके हैं, कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं, उसमें हमारा 4था स्थान है। तो ये दर्शाता है कि हमारा इस वक्त इस पे अभी भी हम काबू नहीं पाए हैं, और जिस रफ्तार से चल रहे हैं वो रफ्तार अभी भी जारी है। ये भी सोचने की बात है कि हमारे अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो लॉकडाउन के आंकड़े हैं, क्योंकि पिछले 7 दिन 10 दिन में जो इन्फेक्शंस आते हैं वो आते हैं जो कि पहले हो चुके हैं, क्योंकि इसका एक क्या कहते हैं, एक पीरियड होता है जिसके पहले इन्फेक्शन होने के बाद आपको पता चलता है करीब 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ता बाद। इसीलिए अभी भी जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं लॉकडाउन के आंकड़े, लॉकडाउन के वक्त इन्फेक्टेड थे। सो दीज आर फिगर्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर, people who are infected during the lockdown, which we are finding out now. So what will be the figures after we have lifted the lockdown? We have to see. If we look at the Indian figures, हिंदुस्तान की अगर फिगर्स को हम देखें तो इस वक्त 1.5 लाख के ऊपर हमारे यहाँ पर लोग इन्फेक्टेड हैं, और यहाँ पर महाराष्ट्र सबसे आगे है, सबको मालूम है। मुंबई शहर सबसे ज्यादा फिगर्स ला रहे हैं, और महाराष्ट्र में करीब 60% सिर्फ मुंबई से है। तो वहां पर अगर देखें इस वक्त करीब 55,000 के लगभग है, और यहाँ भी डबलिंग रेट अगर देखें करीब 12 दिन है, और यही हिंदुस्तान की भी डबलिंग रेट है। तो कुछ हद तक जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो भी दूसरी जगहों पर हो रहा है। और अगर हम देखें तो दिल्ली, तमिलनाडु ये उसी रफ्तार से चल रहे हैं, शायद महाराष्ट्र से थोड़ा धीमे है पर खास धीमे नहीं है। इसमें तेलंगाना जहां पर पहले कम फिगर्स थे वहां पर भी कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रहा है। खास तौर से तेलंगाना के बारे में शिकायत यह है कि वहां पर टेस्टिंग काफी कम हुए हैं, और टेस्टिंग बढ़ेगा तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और दूसरी बात जो है इस पे टेस्टिंग पे आती है कि हम किस रफ्तार से टेस्ट कर रहे हैं। अभी जिस तरह से हमारे यहाँ बीमारी लोगों में है उसको देखते हुए लगता है कि टेस्टिंग की रफ्तार अभी भी धीमी है, और इसको काफी बढ़ाने की जरूरत है। सभी कह रहे हैं इस चीज को। दूसरी बात इस पे हमें और भी सोचनी पड़ेगी कि जो अभी हमें ये माइग्रेशंस जो हम बड़े पैमाने पे देख रहे हैं हुए हैं, ये इस वजह से हुए हैं कि लोगों को बुनियादी जो मिलने की जरूरत है रहने के लिए शहर में वो नहीं मिल रहा था। मतलब खाने को, रहने की जगह, और जो दूसरे चीजों
दैनंदिन जीवन के लिए जरूरी है वो नहीं मिल रहा था. People were not really able to live. Their families were not getting food. They were not getting food. They couldn't stay in the accommodations they were. They were being thrown out. So they had no work. तो उनके पास हाथ पे कोई पैसा नहीं था. So they were forced to migrate. But they were forced to go back to their villages. तो उनको वापस जाने की उनकी जरूरत ये थी कि शहरों में उनके पास कोई पैसे नहीं थे. So this also is the other failure that we have had. The collective failure, particularly the central government not planning for this. पहले lockdown was imposed in 4 hours, so we had no notice. हमें कोई notice नहीं मिला था. इस वक्त lockdown मिलने की notice काफी थी. But the arrangements still seem to have been the same mess because we have seen now huge numbers going back, and that of course is carrying back the infections to the villages, distributing all over the country. And also forcing them to stick very closely together. काफी लगाव के साथ एक दूसरे को रहना पड़ा क्योंकि ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रक्स में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब कहना बकवास है. और उनको जिस तरह से रखा जा रहा है वहां भी ठूस ठूस के स्कूलों को बिल्डिंग में क्वारंटीन कह के, तो इसकी फैलाव और भी बढ़ेगी क्योंकि जिस तरह से लोग गए हैं, जिस तरह से लोग भीड़ करके उनको जाना पड़ा, इससे इसकी फैलाव होना अवश्यंभावी है. It's inevitable that the numbers will increase because the way we have treated the outflow of the migrants, people going back to their villages, and mainly because we failed to keep them in the towns and we could not give them employment or food. And this does bring about the central question of this COVID-19 epidemic. जो central सवाल है, मुख्य सवाल है कि इसको हम एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं. सेक्शन 144, कर्फ्यू, ये शब्द आ रहे हैं, पुलिस इसकी इस्तेमाल कर रही है, और द होल अटेम्प्ट इज टू कन्वर्ट दिस नॉट इनटू अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. इसको पब्लिक हेल्थ नहीं, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह हम ले जाने चाहते हैं. तो दैट इज वन ऑफ द ट्रेजेडीज. एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हमारे लिए है कि जो हमें बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखने को मिला है माइग्रेशन के नाम पे, वो यह है कि हमारी व्यर्थता, इसको कैसे जो लोग शहर में थे उनको हमें कैसे ट्रीट करना है, ये लगता है हमारे दृष्टि में थी ही नहीं. सरकार ने इसकी पूरी तरह से लापरवाही नजरअंदाज की, और जो तथाकथित स्टिमुलस की बात कहा, इसकी स्टिमुलस के एक अंश भी उनके हाथ में नहीं पहुंचा, ये बहुत साफ है. Unfortunately, it has very serious implications for our trajectory, and unfortunately, this means the control over the trajectory, जो flattening of the graph जो कही जा रही है, वो होने की संभावना इस वक्त कम है, और ये रफ्तार बढ़ता ही रहेगा. ये संभावना हमारे सामने है. तो आखिरी बात मैं इसी से खत्म करना चाहूंगा कि अभी भी अगर हमें इस महामारी पे काबू पाना है तो हमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में कैसे इसको देख सकते हैं, वो हमारी दृष्टिकोण होनी चाहिए. और उसके साथ साथ टेस्टिंग को बढ़ाना, लोगों को अलग करना, अस्पताल को स्थितियों को संभालना, ये अगर हम नहीं करेंगे तो इस तरह से जो कर्व ऊपर जा रही है वो शायद चलता ही रहेगा. आज के लिए इतना ही. देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक.